हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मौर्य साम्राज्य में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासक, मौर्य साम्राज्य का विस्तार पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, फिर आर्थिक व्यवस्था देखेंगे और सैन्य व्यवस्था देखेंगे। फिर उसके बाद उसका अभिलेख जो है मिला है वो उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे मौर्य वास्तुकला और धर्म देखेंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य में उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक, पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, चलो हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं शुरू से। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये पहला हो गया। उसके बाद मौर्य बारे में जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। कौन कौन सा? साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है? अर्थशास्त्र इंडिका, अर्थशास्त्र इंडिका, फिर मुद्रारच, जैन और बौद्ध ग्रंथ। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या है? अशोक के अभिलेख, उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख। ये 3 अभिलेख है। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, इसमें देखिए हमको क्या देखना है। मौर्य साम्राज्य के शासक कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, धनवन, फिर उसका वृद्धत, लास्ट हो गया वृद्धत। इसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, उसके बाद अशोक। उसके बाद जो है उसके बारे में कोई खास पढ़ने का नहीं है और एग्जाम में क्वेश्चन भी ये तीनों से ही पूछता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। ये शासक भी थे और संस्थापक, यही मतलब कि संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यह एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। पुत्री जो है वो पुत्री नहीं, असल में बहन थी वो, लेकिन उसको प्यार से बेटा कहते थे वो धनानंद। ठीक है, इसलिए उसको पुत्री यहाँ पे दर्शाया गया। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम कौन कौन सा था? प्लूटार्क जो था यूनानी, वो एंड्रोकोटस कहा है इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और जस्टिन जो था वो सैंड्रोकोटस कहा, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस। 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस। 305 ईसा पूर्व से
में सेलुकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया। ये जो मतलब सेलुकस निकेटर है, ये सिकंदर का थल सेना था, सेनापति सेलुकस निकेटर था। ठीक है, थल सेना था जो धनानंद से मतलब दोस्ती करके उसके बारे में बहुत कुछ जान गया था और मगध पे मतलब सिकंदर को मारने के बाद ये मगध पे आ गया मतलब आक्रमण करने के लिए। लेकिन इसको पता नहीं था कि धनानंद को ऑलरेडी वो चंद्रगुप्त पराजित करके वहाँ का राजा बन गया है। ठीक है, और चंद्रगुप्त फिर इसको हराकर इसकी बेटी हेलेना से विवाह कर लिया था, सेलुकस को हराकर। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेलुकस निकेटर ने 4 प्रांत, कौन कौन सा? काबुल जो हो गया अफगानिस्तान में है, कंधार, हेरात और मकरान पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ ही ये एरिया है। ठीक है, पश्चिमोत्तर में है, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेलुकस निकेटर को भेंट किया था। सेलुकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका पुस्तक के नाम है, जो गाड़ी का नाम है इंडिया में, इंडिका जो आया था वो पुस्तक का नाम है, मेगास्थनीज की पुस्तक है वो, उसी में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में सलेंखना विधि द्वारा प्राण त्याग कर दिया, मतलब भूखे प्यास रह के अपना प्राण त्याग कर दिया। उसके बाद उसका बेटा मतलब क्या आया? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। ठीक है, चंद्रगुप्त की बीवी का नाम जो दुर्धरा था, तो इसका माता हो गया वो। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटीयोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटीयोकस ने 2 वस्तुएं मीठी शराब तथा अंजीर को भेजा, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है, मतलब बेचा खरीदा नहीं जाता है, इसलिए 2 चीज़ वो भेजा, अंजीर और मीठी शराब। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। कहाँ पे? तक्षशिला में। आगे इससे क्वेश्चन भी बनेगा। तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने छोटे बेटे को, किसको? अशोक को भेजा, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था। उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े ही क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार के मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अभी पटना है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों का हत्या कर दिया। कितना? 99 भाई का। 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक की मां का नाम शुभद्रांगी था। अशोक का मां का नाम शुभद्रांगी, बाप का नाम बिंदुसार। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261
ईसा पूर्व में अशोक ने कालिंग पर आक्रमण कर दिया और कालिंग को जीत लिया, जो उड़ीसा में है। पर कालिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। ठीक है। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कालिंग के युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा, बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा याद रखिएगा, को श्रीलंका भेजा प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। 4 गुफा बराबर की पहाड़ी गया में बनाया था। ठीक है। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। मतलब कि एक अभिलेख गाता था, उसी पे लिख देता था कि ये मतलब कानून बन गया है। वो इस तरह से जनता के पास अपना आदेश पहुंचाता था। ठीक है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्रकृति थी जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि या अभिलेख भारत में मिले, फिर खरोष्टी लिपि या पाकिस्तान में मिले, अरमाइक लिपि या अफगानिस्तान में मिली, ग्रीक लिपि या अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इस तरह से। ठीक है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी देवताओं का पसंद लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की नेदर तथा गोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। राजस्थान के भाभरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। अशोक की धम्म यात्रा। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं। अशोक के चतुर्ष अभिलेख। प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया है और पशु बलि की निंदा की है। द्वितीय शिलालेख में इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा भी चर्चा है। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युतक तथा प्रदेशक का चर्चा किया है जो धम्म के प्रचार के लिए थे। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भैरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष बौद्ध के नीति का चर्चा है। 5वां शिलालेख, इसमें धम्म महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। 6वां शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझे मिल सकते हैं। 7वां शिलालेख जो है, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों
के आपसी समन्वय की बात कही। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। कौन सा? 7वां। 8वां शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है, जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक 10वें वर्ष गया और दूसरा हो गया राज्याभिषेक 20वें वर्ष लुम्बिनी। नौवें अभिलेख, इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। 10वां अभिलेख, राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, यह है। 11वां अभिलेख है धम्म की व्याख्या। अब 12वां अभिलेख है, उसमें क्या है? इसमें स्त्रियों के स्थिति के सुधार के लिए स्त्री महामात्रक नामक अधिकारी की चर्चा है। 13वां जो हो गया, उसमें अभिलेख, इसमें कालिंग युद्ध की चर्चा है। 14वां अभिलेख जो है, उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। 14वां में, ठीक है। प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन सा है? शुल्क का अध्यक्ष, व्यापार से प्राप्त कर या चुंगी एकत्रित करना। और दूसरा हो गया पौत्वाध्यक्ष, माप तौल के मान को नियंत्रित करना, ये दूसरा हो गया। सूत्राध्यक्ष, वस्त्रोद्योग मंत्री। सुनाध्यक्ष, बुचड़खाने। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष, घोड़ों की देखभाल करने वाला। हस्त्याध्यक्ष, हाथियों की देखभाल करने वाला। आकार अध्यक्ष, खान मंत्री। शीताध्यक्ष, कृषि विभाग। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 गज सेना, 8,000 रथ सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे। उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता था। कौटिल्य यानी चाणक्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार युद्ध करना चाहिए। वह कौन कौन सा है 3 प्रकार? प्रकाश युद्ध, मतलब आमने सामने का युद्ध। कूट युद्ध, चालाकी तथा छलबाजी से युद्ध करना। तीसरा हो गया तुष्णि युद्ध, अप्रत्यक्ष युद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मेगास्थनीज ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षुक तथा विद्वान आदि आते थे। कृषिक, मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताया था। पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते थे। व्यापारी, शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे। कौन? व्यापारी, शिल्पी। सैनिक समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। सबसे ज़्यादा किसान थे, उसके बाद सैनिक थे। निरीक्षक, ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। मंत्री, समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। मौर्यकालीन वास्तुकला, मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान में पटना से मिले हैं। उसके बाद देखते हैं, मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया, जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी में सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया।
जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है, जो अहिंसा सूचक है, यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये जो हो गया ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, और हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़ा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। बड़ा बेटा को भेजा था, उससे नहीं हुआ तो फिर अशोक को भेजा था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने महान निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था? कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। भद्रबाहु से इंप्रेस होके अपना लिया था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। मेगास्थनी की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है लकड़ी का। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त नहीं, अशोक ने बनवाया था, जो मध्य प्रदेश में है, सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वां शिलालेख में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया करना है। चंद्रगुप्त जो हो गया वो क्या हो जाएगा? सैंडोकोटस। इसका नाम यूनानी ने सैंडोकोटस भी दिया था। बिंदुसार, अमित्रघात। दूसरा हो गया अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा सी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी।